करें शुरुआत। कल हमने जलधाराएं प्रारंभ की थी और जलधारा में अब तक जो पढ़ा है वो एक बार बता देता हूं और उसके बाद आगे बात करता हूं। जलधाराओं में अभी तक हमने एक तो जलधारा क्या है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण या महासागरीय जल की आंतरिक विशेषताओं के कारण जब महासागरीय जल राशि कई किलोमीटर लंबा सफर तय करती है उसको हम क्या कहते हैं, जलधाराएं। जलधाराएं जल के स्वभाव के आधार पर दो प्रकार की, एक गर्म जलधाराएं और दूसरी ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर और ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। इसके बाद फिर हमने बात की थी कि जलधारा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, जलधाराओं की उत्पत्ति के कारक लिखवाए थे। गत्यात्मक कारक पृथ्वी का घूर्णन, महासागरीय जल की आंतरिक विशेषताएं जिसमें तापमान, घनत्व और लवणता। इसके बाद अन्य कारक में तट की आकृति, पवने, वर्षा, महासागरीय कटक। फिर मैंने आपको नोट करके लिखवाया था कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, तो तापमान है। इसके बाद महासागरीय जलधारा की दिशा को प्रभावित करने वाला कारक कोरोलियस बल। कोरोलियस बल के कारण जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जलधाराएं हैं वह आकार और गति के आधार पर तीन प्रकार की। एक नंबर 1 कौन सी जलधारा, स्टेम, यानी कि गति सर्वाधिक, आकार कम। और एग्जाम्पल एकमात्र कौन सा, गल्फ स्ट्रीम। इसके बाद नंबर 2 जलधारा मध्यम आकार और मध्यम गति। और इसके बाद विशाल जलधारा जिसको हम ड्रिफ्ट, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट जो संपूर्ण महासागरों की परिक्रमा भी करती है। इसके बाद मैंने अटलांटिक महासागर की जलधाराओं पर बात की थी। अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में गर्म जलधाराएं, और गर्म जलधाराओं में मैं लिखवा चुका था कि पृथ्वी के घूर्णन से विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति ब्राजील के तट से टकराकर यह उत्तर की ओर एंटीलीज द्वीप समूह से टकराकर दो शाखाएं, एक एंटीलीज की धारा और दूसरी मैक्सिकन धारा, दोनों मिलकर फ्लोरिडा के तट पर फ्लोरिडा की धारा। इसके बाद 30 डिग्री अक्षांश के आगे अचानक गति बढ़ जाती है, गल्फ स्ट्रीम का रूप कर लेती है और पछुआ पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व चलकर उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन ड्रिफ्ट और ब्रिटेन के पास आकर दो शाखाओं में विभक्त, उत्तरी शाखा नॉर्वेजियन धारा और दूसरी शाखा रेनेल की धारा। रेनेल की धारा को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। इसके बाद हमने बात की थी ठंडी जलधाराएं, तो ध्रुवों से उतरती जलराशि ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य ग्रीनलैंड की धारा और लेब्राडोर सागर में अमेरिका और कनाडा के तट पर लेब्राडोर की ठंडी धारा कहलाती है। इसके बाद ध्रुवों से उतरती जलराशि यूरोप के तट पर किस नाम से जानी जाती है, तो कनारी की ठंडी धारा के नाम से जानी जाती है। हेडिंग डाल दो, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा। इधर देख लें, ये
उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये भूमध्य सागर, ये ग्रीनलैंड। ये विषुवत रेखा के दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी अटलांटिक कहलाता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में केवल सबसे ज्यादा जलधारा है यहां पर, क्योंकि दोनों विकसित महाद्वीप है और इसकी वजह से अगर किसी भी महासागर का सर्वाधिक अध्ययन हुआ तो वो अटलांटिक महासागर का हुआ। अटलांटिक महासागर की तली के अध्ययन हेतु बहुत सारे समुद्री अभियान चले हुए और इसलिए ज़्यादा जानकारी अगर हमारे पास है तो उत्तरी अटलांटिक की है। बाकी अविकसित जो महाद्वीप है वहाँ पर समुद्री अभियान इतने ज़्यादा नहीं चलाए गए। तो सिंपल सी सेम लैंग्वेज, कोई परिवर्तन नहीं कि पृथ्वी के घूर्णन से दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा कोरोलियस बल के प्रभाव के आकर कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, ब्राजील के तट पर पहुंचकर यह ब्राजील की गर्म धारा कहलाई। काम खत्म, एक ही गर्म जलधारा, एक तो दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा और दूसरी कौन सी, ब्राजील की गर्म जलधारा। अब तीनों महासागरों में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट, ये दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट है। 45 डिग्री अक्षांश के आगे जलीय भाग का अभाव, स्थलीय भाग का अभाव है, तो 45 डिग्री से लगाकर 60 डिग्री अक्षांश तक पूरी की पूरी समुद्री राशि एक ही दिशा में पछुआ पवनों के साथ प्रवाहित होती है। इसके कहते हैं दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट। दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट तीनों महासागरों में प्रवाहित होने वाली जलधारा अटलांटिक महासागर में पहुंचते ही दक्षिणी अटलांटिक पछुआ पवन ड्रिफ्ट कहलाती है। इसकी एक शाखा यहां अर्जेंटीना और चिली, यहां पर फॉकलैंड द्वीप के नाम पर इसे फॉकलैंड की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। यह जलधारा जैसे ही आगे बढ़ती है, इसकी एक शाखा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर बेंगवेला की ठंडी धारा के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी अटलांटिक में एक तो पृथ्वी के घूर्णन से दक्षिण विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह जलधारा कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर और ब्राजील के तट के सहारे प्रवाहित होकर इसे ब्राजील की गर्मधारा के नाम से जाना जाता है। फिर ठंडी जलधाराएं तीनों महासागरों में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट अटलांटिक महासागर में पहुंचते ही दक्षिणी अटलांटिक पछुआ पवन ड्रिफ्ट कहलाती है। इसकी एक शाखा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचकर फॉकलैंड की ठंडी धारा कहलाती है, तो इसकी एक शाखा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर बेंगवेला की ठंडी धारा के नाम से जानी जाती है। हो गया दक्षिणी अटलांटिक, लिख दो। हाँ, बार बार और लिख के पढ़ना है, तभी याद हो। लिखो, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, जिसमें लिखो गर्म जलधाराएं। पहला गर्म जलधाराएं, पृथ्वी के घूर्णन से दक्षिणी विषुवत रेखीय, पृथ्वी के घूर्णन से दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह जलधारा कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर तथा ब्राजील के तट से टकराकर
दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर, दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर ब्राजील के तट पर, ब्राजील के तट पर ब्राजील की गर्मधारा कहलाती है, ब्राजील की गर्मधारा कहलाती है। ठीक है। इसके बाद ठंडी जलधाराएं, दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी जलधाराएं लिखें। तीनों महासागरों में प्रवाहित होने वाली, तीनों महासागरों में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट, दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट अटलांटिक महासागर में पहुंचकर, अटलांटिक महासागर में पहुंचकर दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक पछुआ पवन ड्रिफ्ट कहलाती है, पछुआ पवन ड्रिफ्ट कहलाती है। इसकी एक शाखा दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर पूर्वी तट पर पहुंचकर फॉकलैंड की ठंडी धारा, फॉकलैंड, फॉकलैंड की ठंडी धारा तथा दूसरी शाखा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर बेंगुएला की ठंडी धारा कहलाती है, पश्चिमी तट पर बेंगुएला की ठंडी धारा कहलाती है। ओके। दक्षिणी अटलांटिक में 2 गर्म जलधाराएं और 3 ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराओं में दक्षिणी विषुवतरेखीय गर्म जलधारा और ब्राजील की गर्म धारा। ठंडी जलधाराओं में दक्षिणी अटलांटिक पछुआ पवन ड्रिफ्ट, फॉकलैंड की धारा और बेंगुएला की ठंडी धारा। ओके। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हो गई। हेडिंग डाल दो, प्रशांत महासागर की जलधाराएं, प्रशांत महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं। ठीक है। प्रशांत महासागर में पहला लिख दो, उत्तरी प्रशांत की गर्म जलधाराएं, उत्तरी प्रशांत की गर्म जलधाराएं। ठीक है। उत्तरी प्रशांत की गर्म जलधाराएं। यहां पर प्रशांत महासागर बना रहा हूं। ये उत्तरी अमेरिका,
और ये दक्षिण अमेरिका। इधर अफ्रीका, लाल सागर, अरब प्रायद्वीप, फारस की खाड़ी, इधर भारत। ये थोड़ा ज्यादा सकरा हो जाएगा। इधर ये अफ्रीका, लाल सागर, ये फारस की खाड़ी, ये भारत। ये भारत, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया, और ये रशिया, और ये, ठीक है। यहां पर ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, और यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, ये यहां पर पूर्वी द्वीप समूह, ये विषुवत रेखा के उत्तर का भाग, उत्तरी प्रशांत महासागर। यहां पर जापान द्वीप समूह, ठीक है। सेम कहानी, पृथ्वी के घूर्णन से उत्तरी प्रशांत या उत्तरी विषुवत रेखीय प्रशांत गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह जलधारा पूर्वी द्वीप समूह से टकराकर और कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होकर जैसे ही जापान द्वीप समूह से टकराती है, 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा यहां अंदर की तरफ जाती है, इसे कहा जाता है सुशिमा की खाड़ी के कारण सुशिमा की जलधारा। एक शाखा जापान के पूर्वी तट पर जाती है, इसे जापान के नाम पर जापानी धारा। इस जलधारा का जो रंग है पानी का, वो गहरा है, इस कारण इसे काली जलधारा, और जापानी लोग इसे क्यूरोशिवो की जलधारा भी कहते हैं। कौन सा नाम? क्यूरोशिवो। अक्सर परीक्षाओं में क्यूरोशिवो और ओयोशिवो की जलधाराएं पूछी जाती। तो एक तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति, यह जलधारा पूर्वी द्वीप समूह से टकराकर और कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर उत्तर की ओर प्रवाहित होकर जापान द्वीप समूह से टकराकर 2 शाखाओं में विभक्त। इसकी एक शाखा सुशिमा की खाड़ी में पहुंचकर सुशिमा की धारा, और दूसरी शाखा जापान के पूर्वी तट पर जापानी धारा, इसी का नाम काली धारा और इसी का नाम क्यूरोशिवो की धारा के नाम से जाना जाता है। जैसे ही यह आगे पहुंचती है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को पार कर जाती है, और इस कारण पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर इसका नाम हो जाता है उत्तरी प्रशांत पछुआ पवन ड्रिफ्ट। उत्तरी प्रशांत पछुआ पवन ड्रिफ्ट प्रवाहित होकर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। यह अमेरिका के तट से पूर्व 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी एक शाखा उत्तर की ओर जाती है, जहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है एल्यूशियन। तो एल्यूशियन की धारा। एक शाखा यहां पर अलास्का के तट पर पहुंचकर क्या कहलाएगी? अलास्का की गर्म जलधारा। और एक शाखा यहां पर कनाडा का राज्य जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया के नाम पर, ब्रिटिश कोलंबिया की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। तो जो जैसा हमने अटलांटिक महासागर में पढ़ा था, पृथ्वी के घूर्णन से उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा की उत्पत्ति। यह जलधारा पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होकर पूर्वी द्वीप समूह से टकराकर और कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर दाईं ओर विक्षेपित उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जापान द्वीप समूह से टकराती है, जहां 2 शाखाएं, पश्चिमी शाखा सुशिमा की खाड़ा, सुशिमा की खाड़ी में सुशिमा की जलधारा, पूर्वी भाग
जापान के तट पर जापानी या काली या कुरोशिवो की धारा, यह 40 डिग्री अक्षांश से ऊपर पहुंचते ही पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर उत्तरी प्रशांत पछुआ पवन ड्रिफ्ट का रूप ग्रहण कर लेती है। पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होकर अमेरिका के तट से पूर्व 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उत्तरी शाखा एल्यूशियन द्वीप समूह के कारण एल्यूशियन की धारा, दूसरी शाखा अलास्का अमेरिका के तट पर अलास्का की धारा, और तीसरी शाखा ब्रिटिश कोलंबिया के तट पर ब्रिटिश कोलंबिया की धारा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद ठंडी जलधाराएं, ध्रुवों से उतरती जलराशि, ध्रुवों से जलराशि उतर रही है। ये उतरती जलधारा जैसे ही यहां पर पहुंचेगी तो यहां पर रूस का एक द्वीप है क्यूराइल, कौन सा, क्यूराइल और सखालिन लिखा है मैंने। क्यूराइल इसलिए भी पूछा जाता है कि जापान और रशिया के मध्य विवादित है। तो यहां पर क्यूराइल द्वीप के समूह के पास पहुंचते ही वो क्या कहलाएगी, क्यूराइल की ठंडी धारा। जैसे ही आगे पहुंचेगी तो ये शाखा यहां पर जापान के तट पर पहुंच जाएगी, और जापान के तट पर पहुंचते ही इसे जापानी लोग ओयोशिवो की धारा के नाम से जानते हैं। तो वो क्यूराइल की धारा ही जापान के तट पर पहुंचकर क्या हो जाएगी, ओयोशिवो की धारा। ध्रुवों से उतरती जलराशि, यहां ध्रुवों से उतर रही है। ये वाला जो कटा हुआ भाग आप देखोगे तो ये अमेरिका का एक राज्य जिसका नाम है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया के नाम पर इसे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहा जाता है। तो ठंडी जलधाराओं में 3 जलधाराएं, ध्रुवों से उतरती जलराशि, रूस के क्यूराइल द्वीप के समीप तट पर पहुंचकर क्यूराइल की ठंडी धारा, यही जलधारा जापान के तट पर ओयोशिवो की ठंडी धारा के नाम से जानी जाती है। ध्यान रहे, जापान विश्व का सबसे बड़ा मोती एवं मछली उत्पादक देश है। वैज्ञानिक तरीके से मछली उत्पादन या आधुनिक तरीके से फिशिंग का काम और पर्ल कल्चर अगर कहीं होता है तो जापान में होता है। तो जापान के तट पर आदर्श मत्स्य बैंक बनाने वाली जलधाराएं कौन सी है, तो कुरोशिवो की गर्म जलधारा और ओयोशिवो की ठंडी जलधारा मिलकर जापान के तट पर आदर्श मत्स्य बैंक का निर्माण करती है। इसके बाद अमेरिका के तट पर केवल ध्रुवों से उतरती जलराशि कैलिफोर्निया के तट पर पहुंचकर कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के नाम से जानी जाती है। लिख दें इसको, लिखो। ये बड़ा मानचित्र लेके घर पे आराम से मैप में बना लेना। मैप जो वर्ड का मैप है ना उसमें, ठीक है, जो मैंने लिखवाया वैसे आराम से बना सकते हो। लिखो, गर्म जलधाराएं लिखा है, लिखे, पृथ्वी के घूर्णन से उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की, उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह जलधारा कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर तथा पूर्वी द्वीप समूह से टकराकर उत्तर की ओर प्रवाहित होकर जापान द्वीप समूह के पूर्व में जापानी, काली या कुरोशिवो की धारा
क्यूरोशिवो की धारा। तथा पश्चिमी शाखा सुशिमा की धारा कहलाती है। सुशिमा की धारा कहलाती है। यह दोनों शाखाएं जापान के उत्तर में, यह दोनों शाखाएं जापान के उत्तर में पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर उत्तरी प्रशांत पछुआ पवन ड्रिफ्ट, उत्तरी प्रशांत पछुआ पवन ड्रिफ्ट का रूप ग्रहण कर लेती है। उत्तरी प्रशांत पछुआ पवन ड्रिफ्ट का रूप ग्रहण कर लेती है तथा अमेरिका के तट से पूर्व तीन शाखाओं में विभक्त होकर इसकी पहली शाखा एल्यूशियन द्वीप के समीप एल्यूशियन द्वीप समूह के समीप एल्यूशियन की धारा दूसरी शाखा अलास्का के तट पर अलास्का की धारा, दूसरी शाखा अलास्का के तट पर अलास्का की धारा तथा तीसरी शाखा कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के तट पर ब्रिटिश कोलंबिया की धारा कहलाती है। ब्रिटिश कोलंबिया की धारा कहलाती है। इसके बाद लिखें ठंडी जलधाराएं। ठंडी जलधाराएं लिखें ध्रुवों से उतरती जलराशि रूस के पूर्व में क्यूराइल द्वीप समूह के समीप क्यूराइल की ठंडी धारा तथा
जापान के तट पर पहुंचकर ओयोशिवो की धारा कहलाती है। ओयोशिवो की धारा कहलाती है। पैराग्राफ चयन करके लिखो। ध्रुवों से उतरती जलराशि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहलाती है। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहलाती है। नोट करके लिखो। जापान के तट पर क्यूरोशिवो की गर्म धारा तथा क्यूरोशिवो की गर्म धारा तथा ओयोशिवो की ठंडी धारा मिलकर आदर्श मत्स्य बैंक बनाती है। आदर्श मत्स्य बैंक बनाती है। आदर्श मत्स्य बैंक बनाती है। जापान विश्व का सबसे बड़ा मोती उत्पादक तथा आधुनिक तरीके से मछली उत्पादन करने वाला देश है। मछली उत्पादन करने वाला देश है। एक और नोट लिख दो। क्यूरोशिवो की धारा का जल गहरे रंग का होने के कारण क्यूरोशिवो की जलधारा का जल गहरे रंग का होने के कारण इस धारा को काली धारा कहा जाता है। ब्लैक करंट काली धारा कहा जाता है। हेडिंग डाल दो। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। ठीक है, इधर देख लो। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये भारत, ये पूर्वी द्वीप समूह,
और ये ध्रुव। ये यहां पर जीरो डिग्री विषुवत रेखा और विषुवत रेखा के दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी प्रशांत महासागर। यहां पर ज्यादा जलधाराएं नहीं है। एक तो पृथ्वी के घूर्णन से दक्षिणी प्रशांत गर्म जलधारा कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा। कोई दिक्कत नहीं, केवल एक जलधारा याद रखनी, क्योंकि विषुवत रेखीय जलधाराएं उत्तरी अटलांटिक में जाएंगे तो उत्तरी अटलांटिक हो जाएगी, दक्षिणी अटलांटिक में जाएंगे दक्षिणी अटलांटिक हो जाएगी, उत्तरी प्रशांत में जाएंगे तो उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत में जाएंगे तो दक्षिणी प्रशांत। क्योंकि विषुवत रेखा के दोनों तरफ जलराशि पूर्व से पश्चिम चलती है। कारण भी मैं लिखवा चुका हूं, पृथ्वी के घूर्णन से उत्तरी विषुवत रेखीय और दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति होती। यहां पर ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा होगी। तीनों महासागरों में प्रवाहित होने वाली कौन सी जलधारा? दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट प्रशांत महासागर में पहुंचकर क्या कहलाएगी? दक्षिणी पछुआ प्रशांत पछुआ पवन ड्रिफ्ट। इसकी एक शाखा कहां जाएगी? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कौन सा देश? पेरू। और इस कारण इसे पेरू की धारा या हम्बोल्ट की ठंडी धारा के नाम से जानी जाती। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हो गई। पृथ्वी के घूर्णन से दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह जलधारा कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पहुंचकर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। फिर ठंडी जलधाराएं तीनों महासागरों में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट प्रशांत महासागर में पहुंचकर दक्षिणी प्रशांत पछुआ पवन ड्रिफ्ट के नाम से जानी जाती है। इसकी एक शाखा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर की ओर प्रवाहित होकर पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा के नाम से जानी जाती है। तो ये जलधारा होगी। अब यहां पर भारत में रह रहे और इसलिए अल नीनो धारा और ला नीनो धारा, इन दोनों के बारे में बात कर लेता हूं। एक तो पृथ्वी के घूर्णन से यहां पर उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा उत्तर में और यहां पर दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। 4-5 वर्ष के वैश्विक ताप और दाब में अंतर के कारण ये उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधाराएं प्रबल वेग में आ जाती। मतलब इन दोनों की स्पीड बढ़ जाती। स्पीड बढ़ने की वजह से ये जो जलधारा है, ये जलधाराएं यहां पर पूर्वी द्वीप समूह से टकराती। तो कुछ जलराशि तो यहां से यहां चली जाती है हिंद महासागर में, और इस जलधारा को कहा जाता है लेविन की धारा। किस नाम से जाना जाता है? लेविन की धारा। यानी कि उत्तरी एवं अल नीनो के प्रभाव में उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधाराओं की कुछ जलराशि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से पार करके हिंद महासागर में पहुंचकर हिंद महासागर के तापमान को बढ़ा देती है, जिसे लेविन की धारा के नाम से जाना जाता है। यह दोनों जलधाराएं जब पूर्वी द्वीप समूह से टकराती है तो यहां से जलराशि वापस कहां जाएगी? लौट के भी जाएगी। तो यहां पर कौन सी? प्रति विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति, यानी कि दोनों जलधाराओं का जल यहां पूर्वी द्वीप समूह से टकराया, जलराशि वापस कहां जाएगी? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधाराओं के पूर्वी द्वीप समूह से टकराकर कुछ जलराशि
ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से पहुंचकर हिंद महासागर में पहुंच जाती है, उसे लेविन की जलधारा कहते हैं, जबकि कुल जलराशि विषुवत रेखा के समानांतर चलकर पहुंचती है, जिसे प्रति विषुवत रेखीय गर्म जलधारा कहा जाता है। अब ये प्रति विषुवत रेखीय गर्म जलधारा कहां जाएगी? यहां पर, और यहां पर जाकर पेरू के तट पर स्थित पेरू या हम्बोल्ट की धारा, जो ठंडी जलधारा थी, उस पर क्या कर देगी? चढ़ जाएगी, आरोपित हो जाएगी, और उसी जलधारा को हम अल नीनो जलधारा कहते हैं। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि अल नीनो क्या है? इस वर्ष को अल नीनो वर्ष माना जा रहा है, ठीक है। तो एक तो अल नीनो क्या है? तो 4-5 वर्ष के वैश्विक ताप और दाब में अंतर के कारण प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधाराएं प्रबल वेग में आकर पूर्वी द्वीप समूह से टकराकर प्रति विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति करती है। यह जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होकर दक्षिणी अमेरिका के पेरू के तट पर प्रवाहित होने वाली पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा पर आरोपित होकर पेरू के तट पर स्थित उच्च दाब को, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देती है। इस जलधारा को ही अल नीनो जलधारा के नाम से जाना जाता है। यह जलधारा सूर्य दक्षिणायन के समय, 22 दिसंबर को सूर्य कहां चमकता है? मकर रेखा पर। तो सूर्य दक्षिणायन के समय यह जलधारा उत्पन्न होती है। 25 दिसंबर के आसपास बनने के कारण अल नीनो जलधारा को चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट या ईसा का बच्चा भी कहा जाता है। ध्यान रहे, इस जलधारा के कारण प्रशांत महासागर के जल के ताप में बढ़ोतरी होने की वजह से भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है, और इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। यानी कि भारत में सूखा पड़ता है तो पेरू के तट पर भयंकर बरसात होती है। इसके बाद ला नीनो, कुछ ध्यान नहीं रखना है कि वैश्विक ताप और दाब में परिवर्तन के कारण पेरू या हम्बोल्ट की धारा अपने प्रबल वेग में आकर अत्यधिक ठंडी होकर प्रवाहित होती है, और उसी को क्या कहते हैं? ला नीनो। ला नीनो की दशा भी 25 दिसंबर के आसपास ही उत्पन्न होती है। यह दशा भारतीय मानसून के लिए अच्छी होने के कारण इसे ईसा की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो विशेष जलधाराएं अल नीनो और ला नीनो कहां पर उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में किसके तट पर? तो दक्षिणी अमेरिका के पेरू के तट पर। अल नीनो की दशा में पेरू के तट पर तापमान बढ़ जाता है, और इसलिए भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। यह दशा 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होने के कारण इसे चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट या ईसा का बच्चा कहा जाता है। ला नीनो जलधारा में पेरू की ठंडी धारा का जल अत्यधिक ठंडा होकर प्रवाहित होता है, जिसकी वजह से यहां पर उच्च दाब की दशा बनती है, जिसे ला नीनो कहा जाता है। यह भारतीय मानसून के लिए अच्छा होता है। इसे डॉटर ऑफ ईसा या ईसा की पुत्री के नाम से जाना जाता है। तो एक तो 3 जलधाराएं स्पेशल याद रखनी है। लेविन की धारा हुआ कुछ नहीं है, दोनों जलधाराएं तीव्र गति से प्रवाहित होने के कारण यहां पर गैप है, और इसलिए कुछ जलराशि हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है, उसे लेविन की धारा। यह आपको लिखी हुई भी नहीं मिलेगी किताबों में, एग्जाम में आई हुई हो तो मैंने लिख ली है, ठीक है। आप किताब खोल के देखोगे तो किसी किताब में मिलने वाली नहीं। इसके बाद अल नीनो और ला नीनो दोनों स्पेसिफिक या कभी कभार उत्पन्न होने वाली जलधारा, ठीक है। लिख देते हैं, लिखो दक्षिणी प्रशांत की जलधाराएं। पहला गर्म जलधारा, लिखें पृथ्वी के घूर्णन से दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है।
दक्षिणी विषुवतरेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह जलधारा कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म धारा कहलाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा कहलाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा कहलाती है। गर्म जलधाराएं होगी, लिखो ठंडी जलधाराएं। लिखें तीनों महासागरों में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट, दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट प्रशांत महासागर में दक्षिणी प्रशांत पछुआ पवन ड्रिफ्ट, दक्षिणी प्रशांत पछुआ पवन ड्रिफ्ट कहलाती है। इसकी एक शाखा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू के तट पर पहुंचकर पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा कहलाती है। पेरू की धारा का दूसरा नाम हम्बोल्ट की ठंडी धारा। पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा कहलाती है। ठीक है। इसके बाद नोट करके लिखो अल नीनो एवं ला नीनो। अल नीनो एवं ला नीनो जलधारा। अल नीनो एवं ला नीनो जलधारा। पहले लिखो अल नीनो। चार 5 वर्ष की वैश्विक ताप एवं दाब में परिवर्तन के कारण, ताप एवं दाब में परिवर्तन के कारण प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली उत्तरी एवं दक्षिणी
विषुवत रेखीय गर्म जलधाराएं प्रबल वेग में आकर पूर्वी द्वीप समूह से टकराकर प्रति विषुवत रेखीय एंटी इक्वेटोरियल प्रति विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति करते हैं। यह जलधारा पेरू के तट पर प्रवाहित होने वाली पेरू की ठंडी धारा पर आरोपित होकर अल नीनो जलधारा कहलाती है। अल नीनो जलधारा कहलाती है। यह दशा 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होने के कारण इसे ईसा का बच्चा कहा जाता है। ईसा का बच्चा, चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, ईसा का बच्चा कहा जाता है। यह दशा भारतीय मानसून को कमजोर करती है। भारतीय मानसून को कमजोर करती है। ठीक है। इसके बाद लानीनो जलधारा। लानीनो जलधारा चार 5 वर्ष की वैश्विक ताप एवं दाब में अंतर के कारण पेरू की ठंडी धारा प्रबल वेग में आकर पेरू के तट पर तापमान को कम कर देती है। तापमान को कम कर देती है, जिसे लानीनो प्रभाव कहा जाता है। ब्रैकेट में जलधारा भी लिख देना, इफेक्ट भी कहते हैं,
और करंट भी कहते हैं। प्रभाव ब्रैकेट में जलधारा कहते हैं। यह दशा 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होती है, जिसे ईसा की पुत्री कहा जाता है। ईसा की पुत्री कहा जाता है। इस दशा में भारतीय मानसून प्रभावी होता है। भारतीय मानसून प्रभावी होता है, इफेक्टिव, नॉट। लेविन की धारा, लेविन की धारा, लेविन, लेविन की धारा लिखें। अल नीनो जलधारा, सॉरी, अल नीनो के समय गर्म जलराशि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से होकर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से होकर हिंद महासागर में पहुंच जाती है। जिसे लेविन की धारा, अल नीनो के समय जलराशि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में होकर हिंद महासागर में पहुंच जाती है, जिसे लेविन की धारा कहा जाता है। लेविन की धारा कहा जाता है। ओके, एक महासागर रहा है, हिंद महासागर की जलधारा।